अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इतने सारे हैं, सारे के सारे प्रिंसिपल्स कैसे याद रखें भैया? अरे भाई सुन, रुक 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे को पूरा चैप्टर एकदम घोट के पिला दूंगा, एक एक चीज याद करवा दूंगा, सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएगा, तीनों चीजें बताऊंगा हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। सिर्फ तुझे बहुत अच्छे से सुनना है ये लेक्चर। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर हम करने वाले हैं रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th अकाउंटेंसी। अभी तक हम 2 चैप्टर्स का ऑलरेडी रैपिड रिवीजन कर चुके हैं। नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हर चीज का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हो, पूरी की पूरा कोर्स कर सकते हो, रैपिड रिवीजन कर सकते हो, वन शॉट कर सकते हो, हर चीज तुम मुझसे पढ़ सकते हो। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को और सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को अच्छे से फिनिश करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है जीएएपी। जीएएपी का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो जनरली सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, माने जाते हैं वर्ल्ड वाइड। सभी अकाउंटेंट्स इनको मान के चलते हैं, जब भी वो अकाउंटिंग करते हैं, पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में रख के हमेशा वो चलते हैं। अगली चीज आती है मेरे पास इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि आईसीएआई, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि बहुत सारे बच्चे बनना भी चाहते होंगे। तो आईसीएआई बनाता है सारे के सारे रूल्स कॉर्पोरेट्स के अलावा सभी तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो क्या कहते हैं पार्टनरशिप हो। तो बेसिकली हमारी कंपनी के अलावा जितने भी तरीके के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सबके रूल्स एंड रेगुलेशन, सबके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है? आईसीएआई। और कंपनीज एक्ट 2013 जो है ये करता है हमारी कंपनीज के लिए सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइनल करता है। अगली चीज आती है मेरे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है दे आर द बेसिक और फंडामेंटल्स रूल्स। ये क्या है बेटा? बेसिक या फंडामेंटल रूल्स हैं जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल द अकाउंटेंट्स एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जिनको सभी के सभी अकाउंटेंट्स एज अ प्रिंसिपल मान के फॉलो करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो 2 तरीकों के हैं। एक तो होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब ध्यान से सुनना क्या होता है। हमने कहा ऐसे बेसिक अजम्पशंस या फिर फंडामेंटल प्रोपोजिशन, मतलब ऐसा मन में आप धार के चलते हो विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, जिसके अंदर अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट होती है। ये बेसिकली थ्योरेटिकल गाइडलाइंस है। ये क्या है बेटा? थ्योरेटिकल गाइडलाइंस। अगर मेन डिफरेंस देखना हो तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में क्या होता है? कॉन्सेप्ट होते हैं, थ्योरेटिकल गाइडलाइंस होती हैं, और जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं ना, ये आपके प्रैक्टिकल गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, मेजर डिफरेंस तो यही है। दीज आर द थ्योरेटिकल गाइडलाइंस दैट गाइड हाउ ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं वहीं पे? अकाउंटिंग कन्वेंशंस रेफर्स टू द एस्टैब्लिश्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। बेसिकली कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशनली ऐसा करते आ रहे हो कि आप ऐसे ही खाते बनाते आ रहे हो, तो ये क्या है? बेसिकली एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर जिन्हें आप फॉलो करते हो। दीज आर द प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। ये क्या है? प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है। पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फीचर्स के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बड़े सिंपल है। फीचर्स की बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आदमी ने बनाए, मैनमेड है, कोई भगवान ने नहीं दिए, किसी रिलीजियस किताब में नहीं मिले हैं, हमने बनाए हैं। फ्लेक्सिबल है, इनको बदल सकते हो जैसे जैसे अकाउंटेंट, जैसे जैसे बिजनेस बदलते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमें बदलना पड़ा। जनरली एक्सेप्टेड है, इसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल 3 चीजों पर डिपेंड करती है कि वो कितने रेलेवेंट है, कितने काम के हैं, ऑब्जेक्टिव है मतलब कि फेयर है, बिना बायसनेस के हैं, बिना किसी बिल्कुल पारदर्शी है, मतलब हर बंदा इसको सही से इस्तेमाल करता है ईमानदारी से, फिजिबल है मतलब इजी टू यूज है। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जनरली एक्सेप्ट हो सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस में 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। यहां से आपकी मेन कहानी शुरू होती है चैप्टर की। गोइंग कंसर्न असम्पशन, कंसिस्टेंसी असम्पशन एंड एक्रूअल असम्पशन। जल्दी से मतलब समझते हैं एक एक का। सबसे पहले गोइंग कंसर्न असम्पशन। गोइंग कंसर्न असम्पशन कहता है कि आप ऐसा मान के चलते हो कि आपका बिजनेस फोरसीबल फ्यूचर तक, आने वाले अनंत काल तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। आपके मन में कुछ ऐसा भाव नहीं है कि आप कल को इसको बंद कर दोगे या इसके ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंटली कम कर दोगे। तो ये होता है गोइंग कंसर्न असम्पशन। ये कहता है कि आपका बिजनेस के अंदर जितने भी खाते बनाए जाते हैं वो ये सोच के बनाए जाते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा। इसी वजह से आप रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंस करते हो। देखो पहले मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करते हो, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंसेस इसी कारण से करते हो कि जैसे मैंने 1 लाख की कोई एसेट ली तो मैं उसको इसी साल का खर्चा ना दिखा के मैं बोलता हूं ये मेरे 5 साल काम आएगी, तो 20-20 हजार हर साल का खर्चा दिखाता हूं और ये मान के चलता हूं कि ये चीज 5 साल चलने वाली है। अगर ये चीज 5 साल चलने वाली है तो इसका मतलब 5 साल मेरा बिजनेस भी चलने वाला है। दिस इज गोइंग कंसर्न असम्पशन। रीड आउट कर सकते हो विद एग्जांपल्स, मैंने एक चीज लिख दी है।
देन आता है मेरे पास कंसिस्टेंसी असम्पशन। कंसिस्टेंसी असम्पशन कहते हैं कि अगर आपने एक बार मेथड फॉलो कर लिया किसी एक चीज का, तो वही आपको साल दर साल फॉलो करना है, उसको बदलना नहीं है, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, आप अपने खातों को इजीली कंपेयर कर सको। तो ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन का कोई एक मेथड, जैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज कर लिया, तो हर साल वही मेथड आपने यूज करना है। नेक्स्ट आता है एक्रूअल असम्पशन। एक्रूअल असम्पशन कहता है कि एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन एंटर्ड। जैसे ही आपने कोई खर्चा कर दिया या कोई आपने सेल कर दी, उसी टाइम उसको आप अपना खर्चा या इनकम मान लो, चाहे उससे रिलेटेड पेमेंट अभी रिसीव हुई नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको ये कोर्स अपना सेल कर दिया, अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है, लेकिन मैं उसको अपना रिवेन्यू मान लूंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पेमेंट आ जाएगी। हमारे बीच में सेल का एक रिश्ता एस्टेब्लिश हो गया है। तो एक्रूअल असम्पशन क्या कहता है कि the transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into, not when the settlement take place। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन हो गई उसको आप कर लोगे। इसी वजह से उधार के ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। अगला आता है अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि जो बिजनेस है और जो उसके मालिक हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके खाते अलग अलग बनाए जाते हैं। मालिक एंड उसका बिजनेस, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटीज हैं, इनके खाते अलग अलग बनाए जाते हैं। एक बिजनेस अपने मालिक को कैसे ट्रीट करता है, देखो लिखा होगा ना, हाँ ये रहा, ओनर्स बीइंग regarded as separate from the business are considered as internal creditors of the business। वो बिजनेस उनको अपना इंटरनल क्रेडिटर मान के चलता है, इसीलिए इनके खाते अलग अलग बनते हैं। अगला आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये कहता है कि अकाउंटेंसी के अंदर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड करनी है तो तभी कर सकते हो जब वो पैसे के रूप में मापी जा सकती है, अदरवाइज आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। इसकी दो लिमिटेशंस आपको जरूर पता होनी चाहिए। एक तो ये पता होनी चाहिए कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो मेजर नहीं किए जा सकते, पैसे के रूप में आप उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पहली ड्रॉबैक इसकी ये है। और दूसरी ये है कि ये प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर नहीं करता, या मैं कहूं द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन द ट्रांजैक्शन डेट एंड कंटिन्यू टू बी शोन एट द रिकॉर्डेड वैल्यू। पैसे की स्टैटिक वैल्यू मान के चलता है। जैसे मैंने कोई 1 लाख रुपए की चीज ली तो मैं उसको 1 लाख का ही खर्चा मानूंगा, चाहे हालांकि आज उसकी कीमत 1,20,000 क्यों ना हो, तो वो 1,20,000 मानना चाहिए जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो। लेकिन उसको 1 लाख ही मानता है, तो पैसे की हम स्टैटिक वैल्यू मान के चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। कहते हैं बिजनेस तो लंबे समय तक चलता ही रहेगा, लेकिन बिजनेस के सही प्रॉफिट्स या सही लॉसेस जानने के लिए आपको कुछ टाइम के बाद ब्रेक लगानी पड़ेगी और उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसके रिजल्ट्स नहीं बता पाओगे। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहते हैं कि बिजनेस के पूरे लाइफ टाइम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, जनरली 1-1 साल के टुकड़ों में बांट दिया जाए, और उसके बाद उनका हिसाब किया जाए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अगला आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये कहता है कि आपको हर चीज डिस्क्लोज करनी है, हर चीज बतानी है, चाहे लीगली वो बाउंड ना हो, आपकी सरकार ने कंपलसरी नहीं करा, लॉ नहीं बनाया कि ये बताना है, लेकिन आपको लगता है कि ये जरूरी इंफॉर्मेशन है तो आपको जरूर बताना है। तो फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट, मतलब महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एंटिटी। अगला आता है मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है सिर्फ और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको बतानी है जो मटेरियल है, जो काम की है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो काम की नहीं है वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई इंफॉर्मेशन काम की कब होगी और काम की कब नहीं होगी ये कैसे डिसाइड किया जाए, तो उसके लिए कहते हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ने बोला कि कोई भी चीज काम की तब मानी जाती है जब उसका इतना इंपैक्ट हो कि इन्वेस्टर का डिसीजन उससे फर्क पड़ जाए, इन्वेस्टर के डिसीजन पे कोई फर्क आए, ऐसी कोई भी चीज हमारे लिए क्या होती है, मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है। यहां पे यही सब लिखा हुआ है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, एन आइटम शुड बी कंसीडर्ड एज मटेरियल। उसको तभी मटेरियल मानना है जब उसका कोई रीजन हो कि उसकी नॉलेज से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज माय मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अगला आता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि आपको संभल के चलना है। संभल के चलने का मतलब यह होता है
कि अगर तुम्हें लगता है कल को कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको नहीं मानना, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कल को कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए आपने अभी के अभी एक प्रोविजन बना देना है, कुछ पैसा सेट असाइड कर देना है। तो बेसिकली सेफ खेलना है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल के तौर पे हम क्या कहते हैं कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो लेकिन सभी लॉसेस के लिए प्रोवाइड करो। एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके डेटर्स हैं जी आज 1 लाख और कल को इसमें से 10,000 तो आएंगे ही नहीं, तो उसके लिए आज ही प्रोविजन बनाकर चलो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कल को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है तो उसको आज रिकॉर्ड नहीं करना है। सो दिस इज माय प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और एग्जांपल आता है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू की जाती है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू की जो उसकी कीमत है वो, या वो जितने में बिकेगा, दोनों में से जो कम वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड करो ताकि कल को घाटा ना पड़े। अगला प्रिंसिपल आता है मेरे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि सारी की सारी एसेट्स को उनकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है कि जब आपने खरीदी थी वो कितने की थी, माइनस कर दो उसमें से हर साल का डेप्रिसिएशन। तो मतलब एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट। इस तरीके से अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है। मार्केट वैल्यू से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि भैया, क्योंकि मार्केट वैल्यू सभी लोग अपने अपने हिसाब से लगाएंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी खाते मेंटेन करने में, इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि सही खर्चे और सही रिवेन्यूज को आपस में मैच करके प्रॉफिट या लॉस बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल 2025-26 में आपने इनकम अर्न करी 10 लाख की, उस साल आपने खर्चा किया 4 लाख का, लेकिन उस साल का एक खर्चा था 3 लाख का जो आप इस साल करने वाले हो, इस साल पेमेंट करोगे जिसकी, तो उस साल के प्रॉफिट्स निकालते वक्त तो आपने 10 लाख की इनकम दिखाई, 4 लाख का एक खर्चा दिखाया, तो ये 3 लाख का खर्चा देना रहता था इसको भी उसी साल का खर्चा मानोगे। तो मतलब रिवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स को आप जिस साल से रिलेटेड है उसमें आप मैच करोगे, चाहे पेमेंट आपने बाद में करी या पहले करी, फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली ये 3 लाख का खर्चा भी उसी साल का माना जाएगा और उस साल का नेट प्रॉफिट आएगा 10 लाख माइनस 4 लाख माइनस 3 लाख। समझ में आई मेरी बात? तो मैं ये कहता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। अगला आता है ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के अकाउंटेंसी में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, और ये दोनों एस्पेक्ट एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। तो दिस इज माय ड्युअलिटी प्रिंसिपल। इसी के बेसिस पे हम डबल एंट्री सिस्टम भी सीखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, दैट इज लास्ट नहीं, इसके बाद एक और आएगा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि रिवेन्यू को उसी टाइम रिकॉग्नाइज कर लो जैसे ही आपने सेल करी, चाहे पैसा रिसीव हुआ नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगला आता है मेरे पास, दिस इज माय लास्ट, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ये कहता है वेरीफिएबल मतलब अकाउंटिंग की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो इस तरीके से पास की जानी चाहिए कि सबका आपके पास एविडेंस हो, सबूत हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब मैंने बोला था ना ईमानदारी, फेयरनेस, कि मतलब अकाउंटेंसी शुड बी बेस्ड ऑन द एविडेंसेस ताकि सभी लोग उस पर भरोसा कर सके। तो ये प्रिंसिपल भी आपको फॉलो करना होता है व्हेनेवर यू आर डूइंग अकाउंटेंसी, कि आप पैसे का हिसाब किताब इस तरीके से रखो कि हर चीज का आप सबूत दिखा सको ताकि कोई तुम पे उंगली ना उठाए। तो यहां पे होते हैं हमारे सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म। 2-4 बातें और सुन लो। एक होता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये बनाए जाते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ तो समझ आया कि भैया अब अगर कंपनी को, इंडिया की कंपनी को USA में बिजनेस करना है तो वहां के खाते फिर वहां के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमने इंटरनेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम बना दिया कि इंटरनेशनली एक सिस्टम हो जिसके हिसाब से खाते बनाए जाए। तो उसे हमने क्या बोलते हैं, IFRS हम उसे बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये बनाए किसने थे? या बनाए थे IASB ने, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये बोर्ड था, इसका पहले नाम कुछ और था, IAB था या IAB थी, यहां लिखा नहीं हुआ। पहले इसका नाम कुछ और था, बाद में हमने ये कह दिया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इसके कुछ काम है, इसके काम है कि रूल्स बनाना। पहला काम है इसका रूल्स को डेवलप करना, दूसरा काम है इसका प्रोमोट करना, तीसरा काम है इसका कि ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, और चौथा ऑब्जेक्टिव है इसका चेक करना कि सही से काम चल रहा है कि नहीं, टू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जेंस, कि सभी नेशंस को कहना, सभी देशों को बोलना कि हाँ जी आप इंटरनेशनल वाले ही रूल्स अपना लीजिएगा। तो दिस इज इट्स वर्क। और यहां पे होते हैं हमारी आज की क्लास खत्म, आज का रैपिड रिवीजन खत्म। अब मिलेंगे अगले रैपिड रिवीजन में चैप्टर 4 के रैपिड रिवीजन के साथ। आई होप आप एंजॉय कर रहे हो सीरीज को, मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डन लिख के जाना, अपना नाम लिख के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।